हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस पढ़ना है हमको। उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस पढ़ने से पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसका एक तरह का क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए। ये कुछ फार्मूला है आपका मैथमेटिकल, इसका डायमेंशन किस तरह लिखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। तो चलिए देखते हैं पहले इस पे कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ है। dx/dt है, मतलब x को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना बोलते हैं इसको। डिफरेंशिएशन हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो dx/dt आप समझ रहे हैं। तो इसका अगर डायमेंशन निकालना है हमको तो किस तरह निकालेंगे। तो आप ये देखिए कि dx/dt है, तो dx क्या हुआ, x ही हुआ, x का डायमेंशन लिख देंगे। और t क्या है, टाइम होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां पे हम लिख देते हैं यहाँ पे x हमारा डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है और t हमारा टाइम है। तो ये डिस्टेंस है, इसका क्या होता है, डायमेंशन l होता है, और t का क्या हो जाता है, टाइम होता है। तो ये हो गया हमारा LT इनवर्स 1, ये हो गया इसका डायमेंशन। अगला है हमारा m d²x/dt² हो गई है। इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ये m मास हुआ यहाँ पे, x डिस्टेंस है और t टाइम है। तो मास का तो m होता है, कैपिटल M। डायमेंशन x का हो गया l, और यहाँ पे नीचे में dt² यानी t का स्क्वायर का डायमेंशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा t²। तो ये हो जाएगा हमारा, ये t ऊपर चला जाएगा तो mLT इनवर्स 2। इस तरह से लिखेंगे इसका डायमेंशन। ठीक उसी तरह v dt है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, v और t का जो डायमेंशन होगा वही हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। L/T, LT इनवर्स 1। तो LT इनवर्स 1 और इंटू t, या आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि L/T, v जो है हमारा L/T है, तो L/T इंटू t। t से t चला गया, डायमेंशन बचा सिर्फ L बचा हमारा डायमेंशन। ये है एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, a dt है। तो इसका हम डायमेंशन निकालने चलते हैं। तो डायमेंशन निकालने में क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिख लेंगे और टाइम का डायमेंशन लिख लेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन v/t होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल्टा v/डेल्टा t। तो आप लिख सकते हैं इसको, वेलोसिटी का आप देख रहे हैं यहाँ LT इनवर्स 1 आया है, तो LT इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई t, ये t ऊपर जाएगा, LT इनवर्स 2 हो जाएगा। एक्सीलरेशन की जगह पे LT इनवर्स 2 और इंटू t, इस t का डायमेंशन इंटू t। तो ये t का पावर -2 और ये 1 है, तो -1 हो जाएगा, LT इनवर्स -1। ये हो गया हमारा इसका डायमेंशन फार्मूला। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, वेलोसिटी को हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, v dt मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आया है। एक्सीलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो हमारा देता है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आता है। तो ये जो हमारा आया है इसका डायमेंशन, ये वेलोसिटी के
बराबर है LT इनवर्स 1 है, इसका भी LT इनवर्स 1 है। तो ये सीखने वाली बात है इसमें से। चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, अगला टॉपिक हमारा। चलिए तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। ये टर्म जितना बड़ा है उतना ही आसान है समझना। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए यूनिट्स डायमेंशन में, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या होता है पहले ये समझिए कि कोई हमारे पास इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसका एक LHS साइड होगा, RHS साइड होगा। तो LHS साइड पे जितने इंडिविजुअल टर्म्स होंगे हर एक टर्म का LHS पे जो होगा और RHS पर जो होगा, अगर हर एक इंडिविजुअल टर्म्स का अगर डायमेंशन सेम है, जो LHS पे हैं और जो RHS पे हैं, अगर दोनों का डायमेंशन सेम है तो कहेंगे हम कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो देखते हैं, चलिए यहाँ हम डेफिनेशन लिखे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस का। लिखे हैं कि इफ इन अ गिवन रिलेशन द ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स हैव द सेम डायमेंशन, if in a given relation the each terms on both sides have the same dimension, then relation is dimensionally correct and this is known as principle of homogeneity of equations. इसमें ध्यान रखने की क्या क्या चीजें हैं। if in a given relation the each terms on both sides have the same dimension, then the relation is dimensionally correct and this is known as principle of homogeneity of equations. आगे लिखे हैं हम कि वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज दे हैव द सेम डायमेंशन। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग वैसे फिजिकल क्वांटिटी को घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमारे पास 3 सेकेंड है, तो 3 सेकेंड में हम कभी भी 3 सेकेंड दिया हुआ है तो 3 सेकेंड में हम 5 kg तो नहीं जोड़ देंगे। 3 सेकेंड दिया हुआ है, इसमें हम 5 kg जोड़ रहे हैं, तो इसका कोई मीनिंग होगा क्या? ये मीनिंगलेस हो जाएगा हमारे लिए। 3 सेकेंड में 5 kg जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो ये हमारा हो गया गलत। इस तरह से नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये टाइम है और ये मास है। सेकेंड हमारा आता है टाइम का यूनिट और मास kg है मास का यूनिट, तो ये मीनिंगलेस हो गया। 3 सेकेंड में हम 2 सेकेंड जोड़ेंगे तो ये हुआ हमारे काम का कि ये सही चीज है। तो आप देखिए कि हम 3 सेकेंड में 2 सेकेंड ही जोड़ सकते हैं, यानी कि टाइम में टाइम ही जोड़ सकते हैं। तो जो टाइम का यूनिट, जो टाइम का डायमेंशन होगा वही उसमें जो जोड़ेंगे उसका भी डायमेंशन होगा, यानी कि टाइम में टाइम ही जुड़ेगा, मास नहीं जुड़ सकता है। ठीक उसी तरह अगर 5 न्यूटन दिया हुआ है तो 5 न्यूटन में हम 2 जूल नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये है हमारा फोर्स का यूनिट और ये होता है एनर्जी। तो ऐसा नहीं जुड़ेगा, ये गलत होगा, हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा। 5 न्यूटन में 2 जूल आप जोड़कर क्या लाएंगे? कुछ हासिल नहीं होगा। तो 5 न्यूटन में हमारा 1 न्यूटन जुड़ सकता है, इसका कोई मीनिंग निकलेगा। उसी तरह 2 जूल में हम 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल कुछ जोड़ सकते हैं। तो सेम डायमेंशन की अगर फोर्स में जुड़ेगा, फोर्स में तो फोर्स ही जुड़ेगा। तो इसी तरह ये लिखा है कि वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। इसका ये मतलब हुआ, ये लिखने का ये मकसद है कि आगे जब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी दिया हुआ है। अब हम आपको बताए हैं कि इफ इन अ गिवन रिलेशन द ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स हैव द सेम डायमेंशन देन द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ है, इसको जब चेक करेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, या हमको इस क्वेश्चन में पूछता है कि a और b का डायमेंशन बताइए, आप a और b का डायमेंशन निकाल कर बताइए। तो आप ये LHS हो गया, LHS पे हमारा v है और RHS पे a प्लस बी टी है। तो इसमें ईच टर्म जो है हमारा a और bt, ये भी एक टर्म हुआ और bt भी एक टर्म हुआ, सिंगल टर्म। तो डायमेंशन जो है हमारा v का
v वेलोसिटी है यहाँ पे और t टाइम है, a और b कांस्टेंट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायमेंशन जो होगा v का डायमेंशन, a का डायमेंशन और bt का डायमेंशन तीनों आपस में बराबर होना चाहिए इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए। यही कहना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस का कि v बराबर a प्लस bt अगर दिया हुआ है कोई इक्वेशन हमको और अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो v का जो डायमेंशन होगा, इसको ब्रैकेट में लिखने का ये मतलब है कि ये v का डायमेंशन हम बताना चाह रहे हैं। तो जो v का यानी कि जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वो ही ये a कांस्टेंट है, a को एक्सेलरेशन मत समझ लीजिएगा। जो v का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होना चाहिए, वही bt का डायमेंशन होना चाहिए, तब ये इक्वेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं इस पे, तो क्लियर होगा आपको कि क्या है, किस तरह से क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन में, क्वेश्चन लगाते हैं कि इसका एप्लीकेशन किस तरह से क्वेश्चन में किया जाता है। हमारा एक क्वेश्चन हम लिखे हैं यहाँ पे, जो पिछला एग्जांपल हम आपको लिए थे समझाने के लिए, वही क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b इन v इज इक्वल टू a प्लस bt, जहाँ पे v वेलोसिटी है और t टाइम है। इक्वेशन दिया हुआ है हमारा v इज इक्वल टू a प्लस bt, जहाँ v वेलोसिटी है और t टाइम है। यहाँ हमसे पूछ रहा है डायमेंशन a और b का। तो हम आपको बताए थे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, रहने दीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस इतना कौन लिखे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। आप समझ रहे हैं कि हमारा डायमेंशन जो होगा, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑन LHS एंड RHS अगर इक्वल है तो वो इक्वेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट होता है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b इन v इज इक्वल टू a प्लस bt दिया हुआ है, जहाँ v वेलोसिटी और t टाइम है। तो v का जो डायमेंशन होगा हमारा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए आप समझिए कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। हर एक टर्म का LHS पे जो टर्म है हमारा वेलोसिटी और RHS पे जो टर्म है हमारा, a भी एक टर्म है और bt भी एक टर्म है। ऐसा नहीं कि bt तो b एक अलग टर्म और t एक अलग टर्म, ऐसा मत मानिएगा, bt दोनों साथ में एक टर्म हुआ हमारा। तो ये जो है डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ a और डायमेंशन ऑफ bt आपस में बराबर होगा, तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा अब देखिए, हमको a और b का डायमेंशन निकालना है, a और b का डायमेंशन पता करना है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो डायमेंशन ऑफ v क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT इनवर्स 1। ये हम कैसे निकाले, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखते हैं, L, टाइम का क्या लिखते हैं, T। तो LT इनवर्स 1 हो गया ये, तो LT इनवर्स 1 हो गया हमारा डिस्प्ले ये वेलोसिटी का, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a हो गया। a जो है हमारा ये v के बराबर इसका डायमेंशन है, या आप इसको लिख सकते हैं कि a का डायमेंशन जो होगा हमारा, a का जो डायमेंशन होगा इस तरह, ये डायमेंशन ऑफ, इस तरह बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए a को। इसका ये मतलब है कि ये a का डायमेंशन है, हम a का डायमेंशन लिख रहे हैं, और डायमेंशन को भी ब्रैकेट में बंद करना सिखाए हैं हम आपको कि ऐसा करते हैं। तो LT इनवर्स 1 हो गया, ये हमारा a का डायमेंशन हो गया। अगला टर्म है हमारा डायमेंशन ऑफ bt। तो
डायमेंशन ऑफ बीटी, बीटी भी एक सिंगल इंडिविजुअल टर्म है अपने में, तो बीटी का जो डायमेंशन होगा वो भी v के इक्वल होगा। या आप यूं कह सकते हैं कि बीटी का a और प्लस बीटी, हम आपको बताए थे कि सेकंड 2 सेकंड में 3 सेकंड ही जोड़ेंगे, 2 सेकंड में 3 kg 5 kg ये तो जुड़ सकता नहीं है, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हम a में बीटी जोड़ रहे हैं, यानी कि a और बीटी दोनों का डायमेंशन सेम है तभी जोड़ रहे हैं, तो बीटी का जो डायमेंशन है वो a के डायमेंशन के बराबर होगा, या कह सकते हैं आपके बीटी का जो डायमेंशन है वो हमारे b के डायमेंशन के बराबर होगा। तो बीटी का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा हमारा a के बराबर, यानी कि LT इनवर्स 1। तो LT इनवर्स 1 पुट कर लिए यहाँ पे। अच्छा अब देखिए b बराबर क्या होगा, LT इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई t, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ये t क्या है, टाइम है, तो इसको आप मिटा करके t लिख सकते हैं डायमेंशन, ये t ऊपर जाएगा तो b का डायमेंशन हो गया LT इनवर्स 2, ये हो गया हमारा। तो हमको निकालना क्या क्या था, a निकालना था, a का डायमेंशन और b का डायमेंशन, तो आ गया हमारा आंसर, a का LT इनवर्स 1 और b का आ गया LT इनवर्स 2। अच्छा चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिया हुआ है इस तरह से x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर लिखा हुआ है, जहां x हमारा डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है और t है जो है वो टाइम है। ठीक है, इसमें भी हमको a और b का डायमेंशन निकालने के लिए बोला है। तो अब आप देखिए कि ये दो टर्म है AT और BT स्क्वायर, और इधर x है, x क्या है, डिस्टेंस है, तो LHS पे हमारा x है जो कि डिस्टेंस है, और AT प्लस BT स्क्वायर दो टर्म है RHS पे, तो x का जो होगा वो बराबर होगा AT के, और x का जो डायमेंशन होगा वो BT स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। तो AT का डायमेंशन जो है x के डायमेंशन के बराबर है, तो a बराबर क्या हो जाएगा x बाई टी, x क्या है हमारा डिस्टेंस है दिया हुआ, x है डिस्टेंस मतलब l और t है टाइम, तो t LT इनवर्स 1 हो जाएगा इसका डायमेंशन, LT इनवर्स 1, ये किस चीज का डायमेंशन हो गया हमारा, a का। अगला टर्म है हमारा BT स्क्वायर। अब देखिए कि BT स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो x के इक्वल होगा, देख रहे हैं आप कि x का डायमेंशन AT के बराबर और उसी के बराबर BT स्क्वायर का, कि इंडिविजुअल टर्म्स की ये भी एक टर्म है हमारा और BT स्क्वायर भी टर्म है, सबका डायमेंशन आपस में बराबर होगा तभी x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए कि BT स्क्वायर बराबर, हम BT स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कि इसका डायमेंशन हो गया x के बराबर, b इज इक्वल टू हो गया x बाई टी स्क्वायर, मतलब x का डायमेंशन और t स्क्वायर का डायमेंशन, ये b का डायमेंशन इसके बराबर हो गया। तो x होता है डिस्टेंस है तो l और t स्क्वायर का t स्क्वायर, ये t ऊपर चला गया तो इसका डायमेंशन हो गया LT इनवर्स 2, ये b का डायमेंशन हो गया। तो हम देखें इसमें दो क्वेश्चन अभी कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन v बराबर a प्लस BT था, तो ये एक टर्म था हमारा और ये भी एक टर्म है, यानी कि LHS पे जो टर्म है और RHS पे लिखा हुआ था कि each terms on both sides, if each terms on both sides have equal dimension, same dimension, then the equation is said to be dimensionally correct,
और इसी को कहते थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। तो हमारा ये ए का जो डायमेंशन होगा वो बी के बराबर, भी के बराबर, और बीटी का भी जो होगा वो भी के बराबर। तो यही लिखे हैं डायमेंशन ऑफ भी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटी। और इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। फिर आप अगला एग्जांपल देख लिए, x इज इक्वल टू एटी प्लस बीटी स्क्वायर। तो एटी भी हमारा एक इंडिविजुअल टर्म हो गया और बीटी स्क्वायर भी एक इंडिविजुअल टर्म हो गया। तो इस तरह से निकालते हैं, ए का निकला हमारा डायमेंशन और बी का। चलिए अब इस पे हम कुछ प्रीवियस ईयर IIT JEE और या नीट वगैरह में किया आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी टर्म पे कि v बराबर AT प्लस b बाई टी प्लस सी, जहाँ v वेलोसिटी है, t टाइम दिया हुआ है, तो कहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b एंड c। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अगर आप बना सकते हैं तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, अब हम बनाते हैं। देखिए हम आपको बताए थे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या था, यही था कि ईच टर्म ऑन LHS एंड RHS विल हैव सेम डायमेंशन इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो v का जो डायमेंशन होगा वो AT के बराबर होगा। AT हमारा एक टर्म हुआ और b बाई टी प्लस सी हमारा एक टर्म होगा। तो डायमेंशन जो होगा b बाई टी प्लस सी का ये इस तरह से होगा कुछ। चलिए पहले a का निकालना है, तो a का निकाल लेते हैं। AT का जो है डायमेंशन वो v के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू v बाई टी हो गया। तो v का देखिए a कांस्टेंट है बच्चों, इसको आप ये एक्सेलरेशन ना समझें, a कांस्टेंट है। तो LT इनवर्स 1 t नीचे में, ये LT इनवर्स 2, हालांकि ये आपका आया है डायमेंशन एक्सीलरेशन का ही, एक्सेलरेशन बराबर भी होता है v बाई टी, लेकिन ये यहाँ पे हमारा a कांस्टेंट है, a b c कांस्टेंट है। तो a का हमारा आ गया डायमेंशन। अगला है हमारा b और c। अच्छा c का देखिए कि b t प्लस c लिखा है। हम आपको बताए थे कि टाइम में टाइम ही जुड़ सकता है, यानी कि इसमें t क्या है, टाइम है। टाइम में अगर c जोड़े हैं तो निश्चित तौर पे अगर जोड़े हैं तो ये भी टाइम ही होगा, इसका भी डायमेंशन वही होगा। अगर इसका यूनिट सेकंड है टाइम का, तो इसका भी सेकंड ही होगा, यानी कि c का जो डायमेंशन होगा वो टाइम का के बराबर होगा। c जो होगा हमारा, इसका डायमेंशन हो जाएगा टाइम के बराबर। हम आपको क्या बताए थे कि 2 सेकंड में 3 सेकंड ही जुड़ेगा, यानी कि सेम डायमेंशन वाले चीज, यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को, टाइम है तो टाइम ही ऐड होता है। तो यहाँ टाइम है तो टाइम में अगर c ऐड है तो c भी का जो डायमेंशन होगा वो टाइम के ही बराबर होगा। तो इसलिए c का डायमेंशन टाइम के बराबर हो गया। अच्छा अब हम लिख सकते हैं कि b डिवाइडेड बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू डायमेंशन जो होगा इसका और इसका v का बराबर ही होगा। अब आप जानते हैं कि t प्लस सी जो है, इसको t प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम t ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब t प्लस टी मत कर दीजिएगा कि 2t हो गया, नहीं, यहाँ पे इसका डायमेंशन आप t लिख सकते हैं सीधा कि टाइम है तो टाइम का डायमेंशन t हो गया। अब देखिए b इज इक्वल टू क्या हो गया, v इंटू टी, ये t वेलोसिटी है ये v, तो वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, LT इनवर्स 1 और इंटू t ये वाला, तो इस t से ये t चला गया, तो b का हमारा जो डायमेंशन आ गया वो L आ गया। या इसी को लिख सकते हैं आप कि m0 L1 T0 लिखने का तरीका है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे अभी। देखिए बच्चों, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ A नॉट A B C D एंड E इन इसमें जहाँ पे हमारा x जो है
एक्स जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और टी टाइम है। ठीक है, इसमें हमको ए नॉट, ए बी सी डी और ई इस सब का डायमेंशन निकालना है। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस में हम जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि x का जो डायमेंशन होगा वही ए नॉट का डायमेंशन होगा, वही हमारा ए टी का डायमेंशन होगा, क्योंकि ए नॉट, ए टी, बी टी स्क्वायर, सी टी क्यूब और डी टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ई माइनस टी स्क्वायर, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ए नॉट भी एक टर्म है। तो इंडिविजुअल टर्म्स का जो होगा वो x के बराबर होगा डायमेंशन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बी टी स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले ए नॉट देखते हैं। ए नॉट का जो डायमेंशन है वो x के इक्वल है। x क्या है हमारा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होता है l, तो ए नॉट का इक्वल हमारा डायमेंशन हो गया l, या m0 l1 t0 भी लिख सकते हैं आप इसको। दूसरा है हमारा at, at का भी डायमेंशन जो है वो x के बराबर है, x के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू x बाई टी होगा। तो x का डायमेंशन होता है l, t का डायमेंशन होता है t, तो l t इनवर्स 1, ये हो गया हमारा a का डायमेंशन। तो पहला हम निकाले a नॉट, दूसरा निकाले हैं a का, तीसरा है हमारा bt, तो x का जो होगा वो bt के बराबर होगा, bt स्क्वायर के, तीसरा है हमारा bt स्क्वायर, तो bt स्क्वायर x बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ bt स्क्वायर बराबर x लिख लीजिए। bt स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो x के बराबर होगा, उसी तरह b का जो डायमेंशन होगा वो x बाई टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। bt स्क्वायर बराबर x का डायमेंशन, तो b बराबर हो जाएगा x बाई टी स्क्वायर, तो x का हो गया l और t स्क्वायर का हो गया t स्क्वायर, तो l t इनवर्स 2 हो जाएगा ये आपका। ये b का डायमेंशन हो गया, ये तीसरा निकाल लिया, ए नॉट निकल गया, बी ए निकल गया, बी निकल गया, अब सी टी क्यूब है। ठीक है, तो अब देखिए कि सी टी क्यूब का डायमेंशन जो होगा वो हमारे x के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि c का जो डायमेंशन होगा वो x बाई टी क्यूब हो गया। x है हमारा लेंथ, t है टाइम, t क्यूब है तो t क्यूब हो गया, l t इनवर्स 3, ये हो गया इसका डायमेंशन। इसको m0 l t माइनस 3 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया चौथा। ये हम इस तरह से 1 2 3 4 करके इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि ये इतना सारा हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि ए नॉट कहाँ है, ए कहाँ है, ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब है हमारा अगला dt टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई e माइनस टी स्क्वायर, इसका भी बराबर होगा x के, इसका भी डायमेंशन x के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं, हम आपको बोले थे कि किसी भी चीज में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं वो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है। हम बताए थे, एग्जांपल दिए थे आपको कि न्यूटन 5 न्यूटन में 2 न्यूटन ही जुड़ेगा, जूल नहीं जुड़ सकता है। फिर हम आपको एग्जांपल दिए थे कि तो 2 सेकंड में हम 3 सेकंड ही जोड़ेंगे, उसमें हम केजी नहीं जोड़ सकते हैं, यानी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ ई में से ई माइनस टी स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि टी स्क्वायर क्या है, टी क्या है, टाइम है, तो ई का जो डायमेंशन होगा वो टाइम के ही बराबर होगा, टाइम के बराबर होगा। अच्छा, अब देखिए कि x जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसको आप कर लीजिए 1 मिनट, e माइनस टी कर लीजिए। ठीक है, तो x जो हो जाएगा हमारा, x का जो इसका 1 मिनट इस तरह से लिख लीजिए कि डी टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई e माइनस टी इज इक्वल टू x, दोनों का डायमेंशन बराबर है। अब आप जान रहे हैं, हम आपको बता चुके हैं कि e का जो डायमेंशन होगा वो t के बराबर होगा। e माइनस टी लिखने का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे आप t लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि
ये टी टू द पावर 4 है, टी क्या है, टाइम है, तो इसका डायमेंशन जो हो जाएगा वो कैपिटल टी टू द पावर 4 हो जाएगा। ये टी नीचे है तो इससे एक पावर चला गया, इसका 3 हो गया, डी टी क्यूब हो गया, डी टी क्यूब इज इक्वल टू एक्स का डायमेंशन, यानी एक्स क्या होता है, एल होता है, तो डी बराबर हो गया एल डिवाइडेड बाई टी क्यूब, और ये इसका डायमेंशन हो गया एल टी इनवर्स 3। ये हो गया हमारा, आप देख लिए ई का डायमेंशन क्या हो गया, टी के बराबर, तो डी ये हो गया हमारा 5वां और ये हो गया 6ठा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन। चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लिखे हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा इन अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई बी स्क्वायर साइन बी टी, जहाँ पे एफ हमारा फोर्स है, भी वेलोसिटी और टी टाइम है दिया हुआ। तो चलिए कैसे करेंगे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा बोल रहा है, अल्फा यहाँ है, बीटा यहाँ है। अच्छा, एक चीज आप जान लें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉग फंक्शन है, मतलब कि एक्सपोनेंट में जो पावर में जो भी होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर हमारा लॉगरिथम है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस कुछ भी, साइन थीटा या थीटा, सब कुछ जो है हमारा वो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है। यानी कि यहाँ पे साइन थीटा, साइन बीटा टी जो है, ये बीटा टी है, यहाँ पे ये थीटा के ही बराबर होता है, बीटा टी क्या है, तो ये साइन बीटा टी टोटल ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो है ये डायमेंशनलेस है, ट्रिगोनोमेट्रिक कहीं पे फंक्शन लगा हुआ है या लॉग लगा हुआ है या एक्सपोनेंशियल कुछ है, एक्सपोनेंट में जो भी होता है सब डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि बीटा टी का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशनलेस होगा, यानी कि m0 l0 t0 यही होता है डायमेंशनलेस। बीटा इज इक्वल टू लिख लेंगे, अच्छा किसी भी चीज का पावर 0 0 0 क्या होगा, वो 1 होगा, तो m0 l0 t0 को 1 लिख लीजिए और बीटा इज इक्वल टू 1 बाई टी हो गया, तो ये टी ऊपर जाएगा, टी जो है टी का टाइम हो गया हमारा, टी का ये टी टाइम है और टाइम का होता है कैपिटल टी, तो टी इनवर्स 1 इसका हो गया बीटा का हमारा डायमेंशन। अच्छा, अब अगला है हमारा अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर, तो एफ है हमारा फोर्स और वी है वेलोसिटी, तो अल्फा हो गया हमारा एफ बाई वी स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे ये साइन बीटा टी लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, तो अल्फा बराबर सीधे लिखेंगे एफ बाई वी स्क्वायर। तो फोर्स का आप जानते हैं, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो हम आपको बोले भी थे कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका आपको याद रखना है डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन होता था mL/T⁻²। हम अगर सब कुछ का ड्राइव करके बताने लगे, जैसे कि फोर्स है तो हम बता देते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे तो हमारा वीडियो लंबा नहीं होगा, बार बार बताना नहीं पड़ेगा। जैसे मास है, एक्सीलरेशन क्या होता था, वेलोसिटी बाई टाइम, एक्सीलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम यानी कि टाइम ऊपर चला जाएगा, LT इनवर्स 1 और टाइम, तो ये LT इनवर्स 2 हो गया एक्सीलरेशन का, तो यहाँ पे हम LT इनवर्स 2 लिखेंगे, तो इसलिए फोर्स का आता है MLT इनवर्स 2। अच्छा ठीक है, अब हमारा नीचे है v क्या है, वेलोसिटी, v स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या होता है LT इनवर्स 1, तो LT इनवर्स 1 इसका स्क्वायर है, तो L स्क्वायर और -1 के जगह पे -2 हो जाएगा टी के जगह पे, ठीक है। अब आप देखिए इस टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस L से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया,
तो इसका हमारा डायमेंशन आ गया अल्फा का ml−1। यही हमको निकालना था। अल्फा बीटा का डायमेंशन पूछ रहा था, बीटा देख लिए, अल्फा देख लिए। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा दिया हुआ है, ये विस्कस फोर्स है जो आप पढ़ेंगे लास्ट में, क्लास 11th के लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा आपको। ये फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईटा इन F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv/dz। अच्छा, अब अभी आपको नहीं भी मालूम है इस फॉर्मूला के बारे में, तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं F फोर्स है, A एरिया है, V वेलोसिटी है और Z जो लिखा हुआ है वो डिस्टेंस है। इस पूरे टर्म को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है। हम आपको एक बार बताए थे डायमेंशन पढ़ाते वक्त कि किसी भी चीज को अगर डिस्टेंस से डिवाइड किए हैं, तो जैसे पोटेंशियल को अगर डिस्टेंस से डिवाइड किए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है, वेलोसिटी को अगर डिस्टेंस से डिवाइड किए तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो वही है dv/dz, dz यहाँ पे डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड किए तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया ये। चलिए खैर उस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे v का वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन डाल लेंगे, लेंथ का डाल लेंगे डिस्टेंस के जगह पे, और वैसे ही करेंगे हम लोग। ईटा का हम लोग से पूछा है डायमेंशन, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। ये फोर्स है, F फोर्स है, तो फोर्स का क्या होता है mL/T⁻²। डायमेंशन ईटा का तो निकालना ही है, तो इसको ईटा ही रहने देते हैं। एरिया का क्या होगा L², लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वेलोसिटी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो LT⁻1। LT⁻1 यहाँ पे थोड़ा गंदा सा दिखा है, रुकिए हम इधर लिख लेते हैं नीचे। फोर्स का होता है mL/T⁻² इज इक्वल टू, ईटा का तो निकालना ही है तो उसको रहने दीजिए, और ये माइनस प्लस का कोई जरूरत नहीं है। अब लेंथ, ये एरिया का L² हो गया, वेलोसिटी का होता है LT⁻1, और ये dz है, dz का मतलब z का लेंगे, मतलब वो डिस्टेंस है हमारा, तो उसका हो जाएगा L। L से L कैंसिल हो गया हमारा, mL/T⁻² L² T⁻1 हो गया। अच्छा, अब ईटा बराबर लिख सकते हैं हम mL/T⁻² डिवाइडेड बाई, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड में L² T⁻1 हो गया। अब आप देखिए कि इस L से हमारा इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब mL⁻1, ये L ऊपर चला गया जो नीचे बचा, और ये T ऊपर गया, यहाँ पे -2 है, ये ऊपर जाएगा तो +1 होगा। -2 और +1, तो हमारा -1 बचेगा। तो यही होता है हमारा ईटा का फॉर्मूला। इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन हमारा आ गया ये mL⁻1 T⁻1। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन करते हैं आगे। चलिए अब हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसका देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है P+A/V² इज इक्वल टू B θ/V, जहाँ P हमारा प्रेशर है, V वॉल्यूम है और थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हमको A का डायमेंशन निकालना है। तो आप जानते हैं कि हम बोल सकते हैं कि P का जो डायमेंशन होगा वो A/V² के बराबर होगा, क्योंकि हम बोले थे आपको कि अगर किसी चीज को ऐड करते हैं 2 सेकेंड में 3 सेकेंड ऐड करते हैं, तो दोनों टाइम को टाइम में ऐड करेंगे। तो अगर हम P में A/V² ऐड कर रहे हैं तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो इसलिए ये P मतलब प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वो A/V² के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रेशर का जो डायमेंशन है इज इक्वल टू A/V²। V हमारा यहाँ पे वॉल्यूम है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का हम बोले थे आपको याद कर रखने के लिए, डायमेंशन mLT⁻² होता है और एरिया का L² होगा। इस L से हमारा L कैंसिल हो गया तो mL⁻⁴T⁻² हो गया हमारा प्रेशर का। तो प्रेशर का हो गया mL⁻⁴T⁻² डायमेंशन ए, और ये V क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम का होता है L³, लेकिन ये V का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे L⁶। अब A का क्या डायमेंशन होगा? M, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये L⁶ है, ये -1 है तो L⁵ T⁻²। ये हो गया हमारा A का डायमेंशन आ गया। देखिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा P = P0 E - α⁡T², E के पावर -α⁡T²। अच्छा, इसमें हमको निकालना है डायमेंशन ऑफ अल्फा, जहां पर P जो है हमारा प्रेशर है, तो अल्फा का डायमेंशन निकालना है। अल्फा को आप देखिए कि E के एक्सपोनेंट में है। हम आपको बताए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होता है वो डायमेंशन लेस होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि α⁡T² का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन लेस होगा, यानी कि m0 L0 T0। अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/T²। ये सारा 0 पावर है तो 1 हुआ, इस सब सारे के बदले 1, ये T² इधर आ गया तो 1/T² लिख सकते हैं। T² हो गया हमारा डायमेंशन अल्फा का, या इसी को लिख सकते हैं कि m0 L0 T⁻²। ये हो गया हमारा डायमेंशन। तो देख लिया आप दो क्वेश्चन, एक हमारा था इधर A निकालना था, A का डायमेंशन, और ये अल्फा का डायमेंशन। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। IIT JEE में पूछा हुआ है। हाँ तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखे हैं जो IIT JEE मेंस में पूछा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। P = α/β E - α⁴ डिवाइडेड बाई K/θ दिया हुआ है। यहाँ पे हम आपका सब कुछ कि P क्या है? P प्रेशर है, ये जो Z है आपका ये डिस्टेंस है, थीटा जो है ये टेम्परेचर है, और ये K लिखे हैं कि इसका हम इसको डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशन लिखते हैं K से। और ये जो K है हमारा यहाँ पे ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका हम यूनिट लिखे हैं। यूनिट इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको अगर याद ना हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फार्मूला क्या किस तरह निकालें, तो आप यूनिट से डायमेंशन निकाल सकें। अगर आपसे बनने वाला है तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे बीटा का डायमेंशन पूछा है, इसमें बीटा का डायमेंशन, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बीटा का डायमेंशन? तो कई तरीके हैं बीटा का डायमेंशन निकालने का। सबसे सिंपल तरीका कि आप ये तो हमारा हम बताए थे कि एक्सपोनेंशियल टर्म, ये जो एक्सपोनेंशियल E के पावर में जो कुछ भी है ये डायमेंशन लेस है, तो आप P = α/β कर लें, यहां से आप बीटा का डायमेंशन निकाल लें। लेकिन ये करने से पहले आपको अल्फा का मालूम होना चाहिए, अल्फा का डायमेंशन मालूम होगा तभी तो आप बीटा का निकाल पाएंगे। इसलिए पहले हम अल्फा का निकालेंगे तब बीटा का निकलेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ और सिर्फ बीटा का डायमेंशन, लेकिन बीटा निकालने के लिए हमको पहले अल्फा यहाँ पर जो है प्रेजेंट, जो अल्फा यहाँ भी है और यहाँ भी, तो यहाँ से हमको अल्फा का डायमेंशन निकालना होगा। तो अब आप जानते हैं कि ये α/z डिवाइडेड बाई K⁻θ जो है हमारा ये डायमेंशन लेस होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि α/z का डायमेंशन डिवाइडेड बाई K⁻θ, ये जो डायमेंशन होगा ये डायमेंशन लेस होगा हमारा, यानी कि m0 L0 T0। पहले हम एक बार बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हम सबसे पहले तो डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो K का डायमेंशन क्या होगा, देखिए kg/s², और ये केल्विन है, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो kg का क्या होता है
मीटर, ये m लिखेंगे कैपिटल M, मीटर स्क्वायर का लिखेंगे L स्क्वायर, और ये हो गया। अच्छा, डिवाइड में है इसके सेकेंड स्क्वायर यानी कि T स्क्वायर, और K का तो K ही रहने दीजिए। अब ये ऊपर चला जाएगा तो M L स्क्वायर T टू द पावर -2 K इनवर्स 1, ये आ गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। तो अब देखिए यहाँ अल्फा तो निकालना है हमको, z क्या है, z हमारा डिस्टेंस है, तो अल्फा यहाँ पता ही करना है, z डिस्टेंस है उसका l लिख लिए। k जो है हमारा ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हम डायमेंशन लिख लेते हैं m l स्क्वायर T इनवर्स 2 K इनवर्स 1, और ये थीटा, ये तो हुआ हमारा k का, ये हो गया हमारा k का, इस k का डायमेंशन लिख लिया हम यहाँ से। अब यहाँ पे थीटा है, तो थीटा का अलग से k लिखेंगे आप, तो इस k से k टू द पावर 1 से ये k टू द पावर -1 हमारा कैंसिल हो गया, और ये है m0 l0 t0 के बराबर, ये टोटल, तो इसको एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि k और k कैंसिल हो चुका है, इस l से हमारा इसका l स्क्वायर चला गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो m l t इनवर्स 2, ये आ गया हमारा किस चीज का डायमेंशन, अल्फा का, लेकिन अल्फा का हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है बीटा का। तो चलिए अब हम मिटाते हैं इधर, हमसे पूछा है बीटा का, तो अल्फा आ गया हमारा। अब आप डाल सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं कि p का जो डायमेंशन है वो अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन के बराबर होगा। अब यहाँ पे इस टर्म का बात करना ये मीनिंगलेस है, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ई जो होता है, ये ई जो होता है एक नंबर होता है कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 2.7। तो किसी भी कोई कांस्टेंट के पावर में जो होगा, जैसे कि आप समझ लीजिए कि 2 टू द पावर 4 कुछ हो, इसका आप क्या डायमेंशन लिखेंगे, ये भी तो कोई नंबर ही होगा, ये केजी लिखते हैं, ये सब मीनिंगलेस है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए ये ई जो लिखा हुआ है ये 2.7 का कुछ पावर है, तो इसका डायमेंशन लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है हमारा। तो P जो है हमारा ये प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा। अच्छा, प्रेशर होता है, क्या होता है प्रेशर, फोर्स बाई एरिया। फोर्स का हम आपको बताए थे याद करने के लिए, डायमेंशन m l t इनवर्स 2 होता है फोर्स हमारा, और एरिया होता है l स्क्वायर, l से l कैंसिल हो गया। अच्छा, अल्फा बीटा, सॉरी एक मिनट, प्रेशर होता है हमारा फोर्स बाई एरिया। तो अल्फा का डायमेंशन देखिए आप, एम एल टी इनवर्स 2 आया है, एम एल टी इनवर्स 2 आया है, और बीटा आया है, यहाँ बीटा का निकालना है। अच्छा, ये फोर्स है और ये एरिया है, तो प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब आप लिख लीजिए, फोर्स था ऊपर में, तो फोर्स का आप डायमेंशन जानते हैं एम एल टी इनवर्स 2, और एरिया का होता है एल स्क्वायर। अब आप देखिए एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2 ये कैंसिल हो गया, बीटा का क्या हो गया, बीटा का डायमेंशन हो गया हमारा एल स्क्वायर, यही निकालना था हमको। या अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आए कि m0 एल स्क्वायर t0, तो आप ये भी टिक कर सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें जैसे कि करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।